नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 2020 और 2021 के साल कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गए थे। अर्थव्यवस्था को जो शॉक लगा उसने आम और खास में से किसी को बख्शा नहीं। उद्योग चौपट हुए, लोगों की नौकरी गई, दिहाड़ी मजदूर पलायन को मजबूर हो गए। लेकिन अब जब हमने कोविड को पीछे छोड़ दिया है, अर्थव्यवस्था की रिकवरी कहां तक पहुंची? रिकवरी के जो लक्ष्य हमने तय किए थे, क्या उन्हें हमने पाया? इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे आज दिन की बड़ी खबर में। लेकिन पहले देखिए दिन का वीडियो। 2006 साली झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुळात जे आरोपी पकडले गेले आहेत ते मैदानातील आहे। मूळ आरोपी ज्यांनी प्लॅन रचला, कट रचला, ते अजून बाहेरच मोकळे फिरत आहेत। तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनीच मूळ आरोपींना हात नाही लावला आणि बाहेर मोकळे सोडलेले आहे। त्यातला मूळ आरोपी आहे मिलिंद परांडे, जो आज दिनांकला अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय संघटक आहे, जो 2003-04च्या सुमारास महाराष्ट्राचा संघटक होता। त्यानेच भाजपकडून सुपारी घेऊन 2003ला बॉम्बस्फोट करण्यासाठी तरुणांना ट्रेनिंग देण्याचं काम हाती घेतलं होतं आणि 2004च्या लोकसभा होण्याआधी देशभर अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट होऊन। इस वीडियो को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है। ट्वीट में दिख रहे शख्स ने अपना नाम यशवंत शिंदे बताया है और मराठी में जो वो दावा कर रहे थे उसके मुताबिक बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए आरएसएस ने 2004 में देश के अलग अलग हिस्सों में बम ब्लास्ट कराने की योजना बनाई थी। यशवंत ने महाराष्ट्र के नांदेड़ की एक अदालत में हलफनामा दायर करते हुए 2006 में हुए नांदेड़ ब्लास्ट में खुद को गवाह बनाने की अपील की है। हलफनामे में शिंदे ने पहले अपनी कहानी बताई कि कैसे वो आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के संपर्क में आए और फिर उन्हें बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया था। शिंदे ने अदालत को दिए हलफनामे में आरएसएस और वीएचपी के कई बड़े नेताओं जैसे इंद्रेश कुमार, मिलिंद परांडे, राकेश धवाड़े और मिथुन चक्रवर्ती उर्फ रवि देव का नाम लिया है। शिंदे का दावा है कि इन नेताओं के हिस्से नए लोगों को भर्ती करने से लेकर धमाके को अंजाम देने की जिम्मेदारियां थी। हालांकि किसी कारण से योजना उतनी सफल हो नहीं पाई जितनी उम्मीद थी और इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 2004 में चुनाव जीत सत्ता में आ गई। दावा है कि कांग्रेस के आते ही ये सारे नेता अंडरग्राउंड हो गए और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद खुलकर सामने आए। आगे शिंदे ने हलफनामे में लिखा कि 2006 के नांदेड़ ब्लास्ट में मिलिंद परांडे, राकेश धवाड़े और रवि देव नांदेड़ ब्लास्ट के मुख्य आरोपी हैं और उन्हें अदालत में लाया जाए। आरएसएस की तरफ से बुलेटिन की तैयारी तक यशवंत शिंदे के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब वो आएगी तब उससे भी दी ललन टॉप शो में शामिल किया जाएगा। हम एक बात और साफ कर दें यहाँ पे कि दी ललन टॉप स्वतंत्र रूप से यशवंत शिंदे के आरोपों की पुष्टि नहीं कर सकता है। इतना जरूर है कि कांग्रेस नेताओं ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। आज दिन भर तमाम बड़े कांग्रेस नेता इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे, भाजपा और संघ को घेरने की कोशिश करते रहे। इंतजार है प्रतिक्रिया का। अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। एक ऐप है इंस्टाग्राम। आप में से कई लोग इस्तेमाल इसको करते होंगे और जो नहीं करते उनकी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम हम बता देंगे। फोटो और वीडियो शेयर करने वाला सोशल मीडिया ऐप है। फर्ज कीजिए आप इंस्टाग्राम पर किसी से चैटिंग करते हो और अचानक से एक दिन बातचीत बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे? एक आम इंसान की तरह आप भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, और जब कारण पता चलेगा तो हो सकता है कि आप भी अपना पक्ष रखने की कोशिश करें। ये सारी कहानी इसलिए बताई क्योंकि ऐसे ही एक इंस्टा चैटिंग बंद होने के चलते एक लड़के ने एक लड़की पर जानलेवा हमले करने की गंभीर आपराधिक कोशिश की। ये मामला सामने आया, कोशिश क्या, हमला कर ही दिया। घटना 25 अगस्त की शाम करीब 3 बजे की है। लड़की स्कूल से लौट रही थी। दिल्ली के संगम विहार इलाके के तिगड़ी थाने के करीब बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचे और उनमें से एक ने लड़की को गोली मार दी। गोली लड़की के कंधे पर लगी। लड़की ने पुलिस को बताया था कि वो 11वीं में पढ़ती है और उसने एक आरोपी को पहचानने की बात भी बताई है पुलिस को। इस मामले में तीनों आरोपियों की पहचान अमानत अली उर्फ अरमान, पवन उर्फ बॉबी के तौर पर हुई है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनिए दिल्ली पुलिस ने क्या कहा। मारने का ही इरादा था क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज रेंज में फायर हुआ है, ये नहीं कि बिल्कुल दूर से। वो डेस्टिनी की बात है कि उसके लेफ्ट शोल्डर पे लगा। 31 तारीख को हमारे स्पेशल स्टाफ की टीम को सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली
कि मेन अक्यूज जो अमानत अली है वो त्रिलोकपुरी में आएगा किसी से मिलने के लिए। हमने अपनी टीम को वहां स्टेशन कर दिया एंड अमानत अली को कल रात को हमने उठाया। आज हमने अरेस्ट कर लिया है। ही हैज एडमिटेड टू द क्राइम। उसी ने दोनों असला प्रोवाइड किया था दोनों को एक्यूज्ड को, पवन और बॉबी को। घटना पर आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने लड़की के पिता पंकज मिश्र से भी बात की है। सुनिए संतप्त पिता ने क्या कहा। लगभग 3-4 महीने पहले से वो मेरे बच्चे को परेशान कर रहा था। इसकी जानकारी हमें अभी 2 महीने पहले लगी थी, जुलाई के आसपास, जब उसने हमारे घर पे शीशा तोड़वाया, पत्थर चलवाया था। जो शीशा आज भी टूटा पड़ा है, वहाँ पेपर लगा रखा है हमने, जिसकी शिकायत हमने अपने बीट हेड कांस्टेबल साहब को घर बुला के की थी। रिटर्न में नहीं दिया था, वर्बली किया था। एक पड़ोस से कैमरे से फुटेज भी निकाल के उनको दिया था कि जी ये है लड़का। उस दौरान फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आज जो हमारी बच्ची को गोली लगा। हालांकि लड़की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी अभी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी गोली निकाली नहीं गई है। इस वजह से भी थोड़ा रिस्क अभी बना हुआ है। इन दिनों काफ़ी सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब से कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी एक मामला सामने आया था जिसमें इसी तरह के एडवांसेस रिजेक्ट करने को लेकर के एक लड़की का गला रेत दिया गया था। अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ, जो कि कर्नाटक से है और 2 हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ी हुई है। पहला नाम इसमें है आनंद सिंह, जो कि कर्नाटक सरकार में पर्यटन और पर्यावरण मंत्री हैं, और दूसरा नाम है कर्नाटक के मुरुगा लिंगायत मठ के प्रमुख शिवमूर्ति मुरुगा का। पहले बात करते हैं मंत्री जी की। कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं आनंद सिंह। इनके खिलाफ एक परिवार को कथित तौर पर धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। खबर इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि परिवार ने फिर एक एक्सट्रीम स्टेप लिया। डी पोलप्पा नाम के शख्स ने आनंद सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 504 यानी कि किसी को जानबूझकर अपमानित करना और 506 यानी कि जान से मारने और आग से संपत्ति बर्बाद करने की धमकी के अलावा SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कराया है। पोलप्पा ने हॉस्पिटल रूरल पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आनंद सिंह की धमकी की वजह से उनके परिवार ने खुद को जलाने की कोशिश की। मंगलवार की रात डी पोलप्पा परिवार के 5 सदस्यों के साथ SP कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पोलप्पा और उनके परिवार के 5 लोगों पर भी सुसाइड का केस दर्ज कर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को आनंद सिंह विजयनगर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान वो एक गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने मंत्री से अपील की कि वो जमीन से जुड़े विवाद का समाधान कर लें आपसदारी से। पोलप्पा का आरोप है कि आनंद सिंह ने उनके पूरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। आनंद सिंह के अलावा पुलिस ने 3 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया है। अब इस मामले पर मंत्री आनंद सिंह का बयान भी सामने आ गया, स्पष्टीकरण दिया है उन्होंने कहा कि मैंने कमिश्नर से जमीन के दस्तावेज चेक करने को कहा था, जिसे लेकर विवाद है। अगर जमीन सरकार की है तो हमें इसे वापस ले लेना चाहिए। मैं वहां से चला गया था और कल ही ऑफिस आया था। देर रात मुझको मालूम चला कि किसी ने SP ऑफिस में जाकर खुद को जलाने की कोशिश की। कर्नाटक सरकार में मंत्री आनंद सिंह भाजपा के सदस्य हैं और विजयनगर सीट से विधायक हैं। पर्यटन मंत्री बनने से पहले वो राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हज और वक्फ विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात लिंगायत मठ के प्रमुख शिवमूर्ति मुरुगा की करते हैं। नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी शिवमूर्ति मुरुगा के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। अब जाके पूरा मामला बताएंगे, उससे पहले जान लीजिए कि ये लुकआउट नोटिस क्या होता है। दरअसल ये एक सर्कुलर होता है जिससे कानूनी एजेंसियों के अधिकारियों के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी अपराध में फरार या वांटेड शख्स देश छोड़कर न भाग जाए। अब बताते हैं कि मामला शुरू कैसे हुआ और इसमें अब तक के पुलिस ने क्या कार्रवाई की है या नहीं की है। मुरुगा लिंगायत मठ काफी प्रसिद्ध है, काफी प्रभाव रखता है धर्म में भी और राजनीति में भी कर्नाटक के। 27 अगस्त को इस लिंगायत मठ के प्रमुख संत शिवमूर्ति मुरुगा महंत पर उनके ही मठ का जो स्कूल चलता था उसमें पढ़ रही 2 नाबालिग लड़कियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया इन पर। लड़कियों ने बताया कि हॉस्टल की वार्डन लड़कियों को साधु के कमरे तक पहुंचाया करती थी। वहां उन्हें कुछ नशीला पदार्थ देकर उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। लड़कियों का आरोप है कि 3 साल तक उनका यौन शोषण चलता रहा। परेशान होकर दोनों पीड़िताएं मदद के लिए मैसूर के एक NGO तक पहुंची किसी तरह। इसके बाद मैसूर पुलिस ने शिवमूर्ति मुरुगा के खिलाफ पॉक्सा की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद शिवमूर्ति मुरुगा पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून के प्रावधान भी जोड़ दिए गए, क्योंकि एक पीड़िता अनुसूचित जाति से है।
शिवमूर्ति मुर्गा पर दर्ज हुए करीब 7 दिन बीत चुके हैं। इस मामले में पुलिस की ओर से पहली दंडात्मक कार्रवाई आज हुई है। मठ के जरिए चलने वाले स्कूल के वार्डन को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ शिवमूर्ति मुर्गा की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस का ढीला रवैया और राजनीतिक गलियारों में छाई चुप्पी सवालों के घेरे में है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ की राजनीति में लिंगायत मठों का काफ़ी दबदबा है, इसलिए लोग बहुत सोच कर बोल रहे हैं। जो बोल भी रहे हैं वो भी मठ की तरफ से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही एक छोटी माइनॉरिटी है पॉलिटिकल लीडर्स की जिन्होंने बच्चियों को इंसाफ देने की बात की है। मामला वैसे भी न्यायालय में तय होना है, लेकिन ये मामला चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि अब तक इतना गंभीर आरोप पॉक्सो की धाराएं लगी हुई हैं, बावजूद इसके जिन पर धाराएं लगी हैं वो अब भी पुलिस के हत्थे से शिकंजे से बाहर हैं। लुकआउट नोटिस ही जारी हुआ जा रहा है। अगली सुर्खी पे बढ़ते हैं। यूपी की योगी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल की फहरिस्त में कुल 16 सीनियर आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस बदलाव की एक बड़ी वजह है सीएम योगी के भरोसेमंद आईएएस अधिकारी एसीएस अवनीश अवस्थी का रिटायरमेंट। कयास लग रहे थे कि अवनीश अवस्थी को सेवा विस्तार मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है जब तक ये बुलेटिन हमने तैयार किया। इस लिस्ट में 2 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा फिलहाल सबसे ज्यादा हो रही है। पहला संजय प्रसाद और दूसरा नवनीत सहगल। संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव सूचना बनाया गया है। पद के लिहाज से भले ही मुख्य सचिव या पुलिस महानिदेशक का पद प्रदेश में सबसे बड़ा होता है, लेकिन योगी सरकार के गुड गवर्नेंस वाले एजेंडे में गृह और सूचना सबसे अहम विभाग माने जाते हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव रहे संजय प्रसाद इस फेरबदल में सबसे ताकतवर नौकरशाह बनकर उभरे हैं। बात अगर नवनीत सहगल की करें तो उन्हें अपर मुख्य सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से हटाकर अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग बना दिया गया है। इससे पहले नवनीत सहगल के पास खादी एवं ग्रामोद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम और मध्यम उद्यम कहना चाहिए था मुझे, एमएसएमईज की बात हो रही है, एवं निर्यात प्रोत्साहन, रेशम तथा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग जैसे विभाग थे। कितना बड़ा नाम है। लेकिन अब सिर्फ खेलकूद विभाग बचा है। दोनों के अलावा पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निशाने पर रहे अमित मोहन प्रसाद को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से हटा दिया गया है। अमित स्वास्थ्य विभाग में बतौर अपर मुख्य सचिव अपनी सेवाएं दे रहे थे और अब उन्हें नवनीत सहगल की जगह खादी एवं ग्रामोद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग में अपर मुख्य सचिव बना दिया गया है। अगली सुर्खी भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां योगी सरकार ने राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का निर्देश दिया। यह सर्वे हर जिले में जिलाधिकारी को 5 अक्टूबर तक पूरा करना है। इसके बाद जिलाधिकारियों को यानी कि मजिस्ट्रेट्स को अपनी रिपोर्ट 25 अक्टूबर तक शासन को भेजनी है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद राजनीति भी शुरू हुई है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के चीफ, इन्होंने यूपी सरकार के इस कदम को छोटा एनआरसी बता दिया है। सुनिए। छोटा एनआरसी इसलिए हो गया क्योंकि आप जब ये डेटा जमा करेंगे, डेटा क्या करेंगे आप डेटा इस्तेमाल करेंगे उन मदरसों के खिलाफ। तो एनआरसी का मकसद भी है, एनआरसी जब होगा तो डेटा मिलने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उसके बाद एंड में स्टेटलेस कर दिया जाएगा। यही तो मकसद है एनआरसी का। तो इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है। बल्कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से खुलकर कह रहा हूं कि आप बोल दीजिए कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी मत रखो, हिजाब मत पहनो, बल्कि अब तो मुसलमान कहलाना भी बंद कर दो। कह दीजिए, आप ये खुलकर कह दीजिए। वहीं सत्ताधारी भाजपा ने इस फैसले को मदरसों के विकास से जोड़कर देखा है, उस तरह की बात कही है। आप सुन लीजिए। जिस आर्टिकल की वो बात कर रहे हैं कि जिसमें मदरसा खोलने की स्वतंत्रता की बात वो कह रहे हैं, उसी कानून में वो छात्र जो उस मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मुहैया हो, ये भी कहा गया है। तो उसी चीजों का अनुपालन सरकार कर रही है कि जो छात्र उन मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर व्यवस्था मिले, उनके तरक्की के रास्ते खुले। ये चीजें सरकार सुनिश्चित कर रही है। और ओवैसी साहब को हमेशा भटकाने वाली राजनीति करना पसंद है, लेकिन आज का मुसलमान जागरूक मुसलमान है। वो जानता है कि उसके बेहतरी के लिए, उसके तरक्की के लिए क्या चीज जरूरी है। इसीलिए वो पूरी तरीके से योगी सरकार पे भरोसा कर रहा है और हम सबके साथ संवाद स्थापित करते हुए अपने कौम को तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। सर्वे वाली टीम में एसडीएम, बीएसए और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होने वाले हैं। ये टीम सर्वे को जिला स्तर पर प्रशासन को भेजेगी। इस रिपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी फाइनल रिपोर्ट आगे शासन को भेज देंगे। अगली सुर्खी पे बढ़ते हैं। आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा लाया गया विश्वास मत
पास हो गया। प्रस्ताव के पक्ष में 58 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। एक वोट अलग से डिप्टी स्पीकर का भी शामिल है और इस तरह से यह आंकड़ा 59 तक पहुंच जाता है। विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ने का कारण है क्योंकि वोटिंग के दौरान विपक्ष सदन में मौजूद ही नहीं था, वॉकआउट कर गया था। डिप्टी सीएम राखी बिड़लान ने बहस के चलते बीजेपी के 3 विधायकों को मार्शल आउट किया और इसके विरोध में बाकी विधायक भी वॉकआउट कर गए। आम आदमी पार्टी के कुल विधायक हैं 62, 62 और वोट पड़े 59। 2 कहाँ गए, 3 कहाँ गए, माफ कीजिए। इन 3 विधायकों की गैर मौजूदगी पर केजरीवाल ने कहा कि एक विधायक सत्येंद्र जैन है जो जेल में है, दूसरे विधायक हैं विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल कनाडा में है और एक अन्य विधायक नरेश बाल्यान ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगली सुर्खी अमेरिका से आए एक हैरान करने वाले मामले से जुड़ी है। वाकया कैलिफोर्निया का है। यहाँ रहने वाले एक भारतीय मूल के शख्स को अपने ही देश के एक आदमी से नस्ली दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा। इस पूरी कहानी के 2 किरदार हैं, तेजिंदर सिंह और कृष्णन जयरमन। तेजिंदर सिंह पर कृष्णन जयरमन के साथ नस्ल भेदी बर्ताव करने का आरोप लगा है। घटना 21 अगस्त की है। वीडियो अब आया है। कैलिफोर्निया के फ्रमंट इलाके के एक रेस्टोरेंट में हुई यह घटना, जिसका वीडियो सामने आया जैसे कि हमने आपको बताया। वीडियो में तेजिंदर सिंह कृष्णन जयरमन के लिए गंदा हिंदू और घिनौना कुत्ता जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको प्ले भी नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटी बात बताएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 29 अगस्त को तेजिंदर सिंह के खिलाफ नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत हेट क्राइम का मामला दर्ज किया गया। फ्रमंट पुलिस विभाग ने बताया कि तेजिंदर को आपराधिक भाषा के जरिए हिंसा करने और शांति भंग करने के आरोप में भी नामजद किया गया है। आरोपों से जुड़े कुछ दस्तावेजों में तेजिंदर सिंह को एशियन इंडियन बताया गया है। घटना का वीडियो कृष्णन जयरमन ने खुद ही बनाया। 8 मिनट के इस वीडियो में आरोपी तेजिंदर सिंह कह रहा है कि तू बहुत ही घिनौना है, आगे इस तरह की और वो बातें करता रहता है और इस तरह से पब्लिक में बताना। एक शब्द को लेकर बहुत चर्चा चल रही है, डर्टी हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया उसने। तेजिंदर सिंह बार बार कृष्णन जयरमन के लिए डर्टी हिंदू शब्द का इस्तेमाल करता सुनाई देता है। उन्हें इस बात के लिए कोसता है कि वो मीट नहीं खाते। तेजिंदर सिंह ने कृष्णन जयरमन के अलावा पूरी भारतीय कम्युनिटी के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। वो वीडियो में एक जगह ये कहते हुए दिख रहा है कि ये इंडिया नहीं है, तुम लोगों ने भारत को बर्बाद कर दिया, अब अमेरिका को कर रहे हो। इस घटना के बाद से कृष्णन जयरमन सहमे हुए हैं। वो इस बात से और ज्यादा दुखी हैं कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने वाला खुद भारतीय है। कृष्णन जयरमन ने बताया कि सच कहूं तो मैं डर गया था। एक तरफ मैं गुस्से में था लेकिन साथ में डरा भी था कि कहीं ये शख्स गुस्से में मेरा पीछा ना करने लगे। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि तुम्हें पता है हिंदू शर्मनाक होते हैं, घिनौने होते हैं। फिर उसने मुझ पर थूक दिया। हाल में अमेरिका में रह रहे भारतीयों के साथ नस्लवादी दुर्व्यवहार, हेट क्राइम जो रेशियल नेचर का होता है, उसका ये दूसरा मामला है जिसका वीडियो सामने आया। इसके पहले बीते शुक्रवार को टेक्सास में एक मैक्सिकन अमेरिकन महिला ने भारतीय अमेरिकी महिलाओं के लिए नस्लवादी टिप्पणी की थी। इस महिला का आरोप था कि भारत से आने वाले लोग अमेरिका को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें वापस इंडिया लौट जाना चाहिए। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राज कृष्णमूर्ति ने इस मामले में पुलिस से कार्रवाई की अपील भी की थी। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि हमने पहले कहा था, साल 2020 और 21 कोरोना की भेंट चढ़े थे आर्थिक दृष्टि से। अच्छी बात है कि 2022 में हमें ऐसी किसी बड़ी आफत से हम अब तक तो बचे हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से दुनिया भर के बाजारों में पैदा हुआ तनाव अब कुछ कम हुआ है, ये भी हमें अफेक्ट कर रहा था आर्थिक दृष्टि से। सेहत हमारी ठीक है, आर्थिक सेहत की बात हो रही है। ऐसे में सही मौका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर बात की जाए। फिर हमारे पास साल 2022-23 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी आ गए हैं, इनफैक्ट प्रोजेक्शंस हैं वो। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने 31 अगस्त की शाम को एक प्रेस रिलीज जारी करके अप्रैल से जून 2022 तक के जीडीपी के लिए अपना अनुमान जारी किया। एनएसओ का अनुमान है कि पहली तिमाही में जीडीपी का मूल्य 36,85,000 करोड़ हो गया। ये पिछले साल की पहली तिमाही माने अप्रैल जून 2021 की तुलना में 13.5% ज्यादा है और ये राहत की बात है। इसी के साथ जीडीपी अप्रैल जून 2019 वाली तिमाही के 35,48,958 करोड़ के आंकड़े से आगे निकल गई है। इसका मतलब कोरोना महामारी के पहले हम जहां थे अब उससे आगे निकलने लगे हैं। यह अच्छी खबर है, लेकिन आरबीआई ने ग्रोथ का जो अनुमान लगाया था उससे एनएसओ का अनुमान
पीछे रह गया है। आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था तकरीबन 16.2% की दर से आगे बढ़ेगी, वो भी प्रोजेक्शन था, लेकिन हम 13.5 के आसपास रुक गए। इतनी बात जरूर है कि हमने ग्रोथ रेट के लुढ़कने का जो ट्रेंड था उसको पलट दिया। पिछले 4 तिमाहियों के आंकड़ों को अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार हैं। 2021-22 की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट था 20.1%, 21-22 की ही दूसरी तिमाही में ये हो गया 8.5%, तीसरी तिमाही में हो गया 5.4% और चौथी तिमाही में हो गया 4.1%। इसका मतलब ग्रोथ रेट हर तिमाही के साथ लुढ़कती जा रही थी, लेकिन 2022-23 की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 13.5% रही। यह आंकड़ा दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर है। बाजार पर कोरोना का असर पूरी तरह से मिटने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन विशेषज्ञ इतना तो मान ही रहे हैं कि सबसे बुरा दौर जो था वो पीछे छूट गया। अब बस ये देखना है कि प्री कोविड पीरियड की तुलना में भारत अब कैसा प्रदर्शन कर पाता है आगे जाके। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था उसके बाद से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था का हाजमा बिगड़ा हुआ है। तेल की कीमतों के चलते महंगाई बढ़ी है, जिसके चलते ग्रोथ धीमी पड़ी है, लेकिन बीते कुछ दिनों से तेल की कीमतें $100 के आसपास बनी हुई हैं। इसके चलते तेल कंपनियों पर से दबाव कुछ कम हुआ है। भारत में सरकार कहती तो है कि तेल की कीमतों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। आप जानते ही हैं 21 मई को केंद्र ने पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज को कम किया था। 100 से भी ज्यादा दिन बीत गए हैं, लेकिन तेल के दाम बढ़े नहीं है। भारत में रिटेल इस स्थिरता ने बाजार को राहत दी है। तेल कंपनियों ने आज रसोई गैस के 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 90 से 100 रुपए की कटौती कर दी है। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो महंगाई से और राहत मिल सकती है। रिकवरी का एक और इशारा अगस्त महीने के जीएसटी कलेक्शन से भी आपको मिल जाएगा। अगस्त 2022 वो छठा महीना था लगातार जब जीएसटी का कलेक्शन 1,40,000 करोड़ के ऊपर बना रहा। अगस्त 2021 की तुलना में अगस्त 2022 में हुआ जीएसटी कलेक्शन 28% ज्यादा था, लेकिन ये बात ध्यान में भी रखी जानी चाहिए कि 2021 का साल कोरोना की दूसरी लहर का साल भी था जो ज्यादा भीषण थी। इन सारे अच्छे संकेतों को अब सही संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। दरअसल दुनिया भर में महंगाई को काबू में करने के लिए केंद्रीय बैंक, मिसाल के लिए यूएस फेड या भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं ताकि बाजार से नकदी को समेटा जा सके। सादी भाषा में कहें जैसे इंडिया में होता है तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है। इससे महंगाई कम की जा सकती है क्योंकि कैश फ्लो कम होता है, लेकिन इससे कर्ज भी महंगा हो जाता है और इसी के चलते जीडीपी की रफ्तार मध्यम होने का खतरा रहता है। आईएमएफ का मानना है कि भारत की जीडीपी इस साल 7.4% की दर से बढ़ेगी। यह आंकड़ा यूक्रेन युद्ध से पहले 8.2% के आसपास था। क्या हम 7.4% का आंकड़ा छू पाएंगे? इसका जवाब आने वाली तिमाहियों के पास है। इस साल की पहली तिमाही के आंकड़े इसलिए भी ज्यादा आकर्षक हैं क्योंकि पिछले साल अप्रैल से जून के बीच महामारी का सबसे बुरा दौर चल रहा था, जैसा कि आप जानते हैं। तब लॉकडाउन 2022 की तरह सख्त नहीं था, लेकिन बाजार सुस्त तो हुए ही थे। ऐसे में तब के प्रदर्शन को पीछे छोड़ना हमारे लिए अपेक्षाकृत आसान था। चूंकि बीते साल की दूसरी तिमाही से बाजार ने नुकसान की भरपाई शुरू कर दी थी, इसलिए उस प्रदर्शन से बेहतर करना इस साल हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, चैलेंज है। ऊपर बताए कारणों के चलते जीडीपी की रफ्तार कुछ कम होना भी लाजमी है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आईएमएफ के जो 7.4% का जो अनुमान है हम उससे पीछे छूट जाएं, लेकिन तब भी विकास दर के मामले में हम अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आगे रह सकते हैं। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा ग्रोथ रेट आगे किस तरह से पैन आउट होता है, आगे के क्वार्टर्स में किस तरह का प्रदर्शन रहता है, और जब हम महंगाई को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं तो उसका असर हमारे ग्रोथ पे किस तरह का पड़ता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते रहेंगे दी लर्न टॉप उसके बारे में आपको बताता रहेगा। ये था आज का दी लर्न टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लर्न टॉप।